नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा विषय पे बात करने वाले हैं। दुनिया कैसे बदल रही है और भारत जैसी बड़ी शक्तियों के सामने क्या चुनौतियां आ रही हैं। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ नोट्स हैं जो एक तरफ तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे महान विचारक के वैश्विक एकता के विचारों को देखते हैं, तो दूसरी तरफ आज की जो जियोपॉलिटिक्स की असलियत है, जैसे भारत की रणनीतिक दुविधाएं, उस पर बात करते हैं। तो सवाल यही है कि जो ऊंचे आदर्श हैं और जो जमीनी हकीकतें हैं, क्या ये कभी मिल भी सकती हैं? हाँ, एक बड़ा सवाल है। आज हम दो मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। पहला, डॉक्टर राधाकृष्णन का एक नई विश्व व्यवस्था का सपना। उनकी 50वीं पुण्यतिथि भी नजदीक आ रही है 2025 में, तो ये और भी प्रासंगिक हो जाता है। और दूसरा, आज की दुनिया में नई दिल्ली के सामने क्या बड़ी मुश्किलें हैं और क्यों ये कहा जा रहा है कि उसे छोटे मोटे फायदों के लालच से बचना होगा। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन के विचारों से। उन्होंने करीब 60 साल पहले 1964 में लिखा था, एक नई विश्व व्यवस्था धीरे धीरे उभर रही है। ये लोगों के दिलों और दिमागों में चुपचाप बिना दिखे बढ़ रही है। उनका ये भी कहना था कि ये जो उथल पुथल हम देखते हैं ना, ये शायद उसी नई व्यवस्था के जन्म की पीड़ा जैसी है। ये विचार आज भी कितने मायने रखते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर राधाकृष्णन के विचारों की गहराई वाकई कमाल की है और आज के माहौल में भी ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। उन्होंने कुछ बहुत बुनियादी लेकिन गहरी बातें कही थी। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात कि मानवता एक है। उन्होंने संस्कृत का भी हवाला दिया था, एकाइव मनुष्य जाति। एकाइव मनुष्य जाति यानी इंसानियत एक ही है। हम सब, आप, मैं, सब लोग जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत, सुख, दुख, प्यार, दोस्ती, इन सब अनुभवों से गुजरते हैं, है ना। हमारी जड़ें एक हैं, हमारा भविष्य भी एक ही है। और आज तो देखिए, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनसे दुनिया कितनी जुड़ गई है। अब ये सिर्फ कहावत नहीं रही, ये हकीकत बन रही है। ये तो हुई एकता की बात, लेकिन दुनिया तो हमेशा से बटी हुई सी लगती है, अलग अलग सभ्यताएं, देश। हाँ, और इसी पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने दूसरी अहम बात कही कि हमें इतिहास को टुकड़ों में देखने से बचना चाहिए, जैसे सिर्फ एशिया का नजरिया या यूरोप का या अफ्रीका का। उन्होंने हेगेल जैसे दार्शनिकों की बातों को, जैसे वो कहते थे ना, ईरान रोशनी की धरती, ग्रीस खूबसूरती की, भारत सपनों की, उन्होंने कहा ये सब बहुत सीमित नजरिए हैं। अच्छा। उनका मानना था कि इंसान की फितरत है फिर से बनाने वाले की। मतलब हम पुरानी लीक पर चलने से संतुष्ट नहीं होते, हम हमेशा कुछ बेहतर की तलाश में रहते हैं। और आज की दुनिया को कौन सी चीजें एक साथ ला रही हैं उनके हिसाब से? तीसरा, उन्होंने उन ताकतों को पहचाना जो दुनिया को जोड़ रही हैं, जैसे ग्लोबल इकोनॉमी, बढ़ते हुए संचार के साधन और उद्योगीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन। आज देखिए, विज्ञान की भाषा काफी हद तक एक जैसी है, विकास के तरीके भी मिलते जुलते हैं। इससे दुनिया भर में कुछ साझे मूल्य, कॉमन वैल्यूज उभर रहे हैं। दुनिया एक हो चुकी है असल में, बस उसे उसी तरह देखने की जरूरत है। लेकिन फिर ये राष्ट्रवाद का क्या? अपने अपने देशों के हित, वो तो आज बहुत हावी दिखते हैं। बिल्कुल, और यहीं पर उनकी चौथी बात आती है। उन्होंने संकीर्ण राष्ट्रवाद की कड़ी आलोचना की थी, गांधी जी का हवाला देते हुए। गांधी जी कहते थे कि वो भारत की आजादी इसलिए चाहते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो पूरी इंसानियत के लिए खुद को कुर्बान कर सकें। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी कहा कि देश हमेशा नहीं रहते, वो तो इस धरती पर कुछ समय के लिए किराएदार जैसे हैं। किराएदार? हाँ, मतलब अस्थायी। अगर वो नैतिक नियमों पर चलते हैं तभी टिक पाते हैं। असली ताकत खुद को मिटाने में है, आत्मसमर्पण में। उनके मुताबिक आज की दुनिया के लिए ये जो राष्ट्र राज्य का ढांचा है ना, ये छोटा पड़ गया है। और उन्होंने भविष्य के खतरों के बारे में भी कुछ कहा था, परमाणु हथियारों के बारे में। बिल्कुल। पांचवा और शायद सबसे गंभीर चेतावनी, परमाणु हथियारों को लेकर। उन्होंने साफ कहा था कि ये होड़ पूरी मानव जाति को खत्म कर सकती है। परमाणु युद्ध में कोई नहीं बचेगा, कोई सैन्य ताकत आपको हमेशा के लिए अजेय नहीं बना सकती। उनका संदेश सीधा था, या तो हम साथ रहेंगे या साथ मरेंगे, या तो एक समाज होगा या कोई समाज नहीं। बहुत गंभीर चेतावनी है ये तो। यही तो फिर रास्ता क्या है? अगर राष्ट्र राज्य का ढांचा छोटा पड़ गया है और खतरा इतना बड़ा है। यही उनकी छठी और आखिरी बात आती है, आगे का रास्ता। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां देश अपनी संप्रभुता का, मतलब अपनी पूरी आजादी का कुछ हिस्सा छोड़ने को तैयार हो।
जहां झगड़ों का हल शांति से निकले, जहां हर किसी के लिए न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा हो, जहां राजनीतिक गुलामी और नस्लीय भेदभाव खत्म हो और जहां नैतिक मूल्यों पर आधारित एक समाज बने। लक्ष्य क्या था? राष्ट्रीय इंसान को वैश्विक इंसान में बदलना। साथ मिलकर रहना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि नफरत और गलतफहमी मिटाने का इकलौता तरीका है। ये विचार सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत आदर्शवादी। लेकिन आज की दुनिया को देखें तो ऐसा लगता है देश अपने हितों को लेकर पहले से ज़्यादा सख्त हो गए। ट्रेड वॉर चल रही हैं, जियोपॉलिटिकल तनाव है, तो फिर इन विचारों का आज क्या मतलब रह जाता है? ये ज़मीनी हकीकत से कैसे जुड़ते हैं? बिल्कुल सही सवाल है। चलिए और ये ज़मीनी हकीकत पर आते हैं, खासकर भारत के सामने जो चुनौतियां हैं। एक लेख है जिसका शीर्षक है न्यू दिल्ली मस्ट रेजिस्ट शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस। मतलब नई दिल्ली को छोटे फायदों के लालच से बचना चाहिए। ये हाल की कुछ घटनाओं के संदर्भ में है, जैसे अमेरिका ने भारत के कुछ सामानों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया और भारत चीन रिश्तों को लेकर भी काफी अटकलें हैं। हाँ, अगर हम इससे डॉक्टर राधाकृष्णन के विचारों से जोड़कर देखें तो ये लेख एक बहुत अहम संतुलन की बात करता है। देखिए, विदेश नीति हमेशा से आदर्शों और जमीनी हकीकत के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश रही है। जैसे अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो तुरंत जवाब देना या किसी बड़ी मीटिंग में जाना, ये सब टैक्टिकल चालें हो सकती हैं, फौरी तौर पर जरूरी भी। लेकिन एक अच्छी रणनीति के लिए उसके लिए स्थिरता चाहिए, सोच में स्पष्टता चाहिए और लंबी दूरी की नजर चाहिए होती है। और भारत की पारंपरिक रणनीति क्या रही है इस मामले में? भारत की परंपरा तो यही रही है कि वो अपनी आजादी बचाकर रखे, जिसे रणनीतिक स्वायत्ता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। मतलब अपने फैसले खुद लेने की क्षमता, किसी एक गुट में ना बंधे और कई देशों के साथ अपनी साझेदारी बनाए रखे। ये सोचना कि अगर एक बड़ी ताकत से रिश्ते बिगड़े तो फौरन दूसरी की तरफ झुक जाओ, ये भारत के इतिहास और आज की जरूरत दोनों से मेल नहीं खाता। तो चीन के साथ रिश्तों को किस तरह देखा जाना चाहिए इस नजरिए से? क्या वो सिर्फ अमेरिका को बैलेंस करने का एक जरिया है? नहीं, लेख साफ कहता है कि चीन सिर्फ अमेरिका को बैलेंस करने का जरिया नहीं है। चीन भारत के अपने उभार के रास्ते में एक ढांचागत चुनौती है, एक स्ट्रक्चरल चैलेंज। आप देखिए ना, दक्षिण एशिया में उसका बढ़ता आर्थिक दबदबा, भारत चीन सीमा रेखा LAC, उस पर उसकी आक्रामकता और जिस तरह वो क्षेत्रीय मंचों को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करता है, ये सब इसी चुनौती का हिस्सा है। हाँ, वो चीनी विदेश मंत्री वांग यी की यात्रा, वो दिल्ली आए, फिर काबुल और इस्लामाबाद भी गए। बिल्कुल, ये चीन की रणनीति दिखाता है, भारत से बात भी करो लेकिन इलाके में अपना असर भी बढ़ाते रहो। तो फिर भारत को क्या करना चाहिए अगर एक तरफ अमेरिका का दबाव है, दूसरी तरफ चीन की ये चुनौती? लेख का निचोड़ यही है कि भारत को रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने की जरूरत है। छोटे मोटे उकसावों पर फौरन प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने कदमों को लंबे समय के राष्ट्रीय लक्ष्यों के हिसाब से तय करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे चीन करता है। हालांकि हमें उसकी नकल करने की जरूरत नहीं है। ये जो लालच होता है ना कि अभी फौरी तौर पर किसी एक ताकत के करीब चले जाएं, इसी का विरोध करना जरूरी है। रेजिस्ट द टेम्पटेशन, जैसा लेख कहता है। और चीन के साथ जो बातचीत चल रही है, जैसे प्रधानमंत्री का SCO समिट में जाना या वांग यी का दिल्ली आना, उसे कैसे समझें? क्या ये चीन की तरफ झुकाव है? असल एक मुश्किल रिश्ते में रिस्क को संभालने का तरीका है रिस्क मैनेजमेंट। तर्क यह है कि एक संतुलन साधना होगा, जहां जरूरत हो वहां दृढ़ता दिखाओ और जहां मुमकिन हो वहां बातचीत जारी रखो। इसे कहते हैं नपा तुला रवैया या कैलिब्रेशन। तो अंतिम लक्ष्य क्या है भारत के लिए? वॉशिंगटन या बीजिंग की तरफ झुकना नहीं तो क्या? लक्ष्य ये नहीं है कि दिल्ली कभी वॉशिंगटन के पाले में जाए, कभी बीजिंग के। लक्ष्य है खुद एक मजबूत ध्रुव बनना, अपने आप में एक पोल। और इसकी कामयाबी इस बात से नहीं नापी जाएगी कि हमने आज क्या टैक्टिकल चाल चली, बल्कि इस बात से कि क्या हमने दशकों तक टिकने वाली एक ठोस रणनीति बनाई, जिससे हमारी सुरक्षा बढ़ी, हमारा प्रभाव बढ़ा और हमारी आजादी बनी रही। ये रणनीतिक संतुलन साधना वाकई कितना मुश्किल है, ये कुछ और बातों से भी पता चलता है। पहली बात, भारत में अमेरिका के नए राजदूत की नियुक्ति, सर्जियो गोर। ये कोई पुराने राजनयिक नहीं है। हाँ, सुना है ट्रम्प के वफादार हैं। उनके चुनाव अभियान के लिए काफी पैसा जुटाया था। कूटनीतिक अनुभव लगभग नहीं के बराबर। बिल्कुल। तो दिल्ली में सवाल उठ रहा है कि क्या ये नियुक्ति राष्ट्रपति तक सीधी पहुंच देगी या अनुभव की कमी मुश्किल खड़ी करेगी, खासकर जब रिश्ते थोड़े तनाव में हैं।
और उन्हें सिर्फ भारत नहीं बल्कि दक्षिण और मध्य एशिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान का भी काम सौंपा गया है। ये भी एक चिंता की बात हो सकती है। हाँ, ये दिखाता है कि शायद ट्रंप के वॉशिंगटन में वफादारी डिप्लोमेटिक अनुभव से ज्यादा मायने रखती है। दूसरी तरफ ये अमेरिकी टैरिफ का सीधा असर। खबर है कि रूस से तेल खरीदने की वजह से ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, जिससे कुछ भारतीय सामानों पर कुल ड्यूटी 50% तक पहुंच गई है। ओहो, 50%, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इसका असर कपड़ा, रत्न, आभूषण, ऑटो पार्ट्स, समुद्री खाने जैसे जरूरी निर्यात सेक्टर पर पड़ रहा है, जिनसे काफी रोजगार भी जुड़ा है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शायद खास तौर पर प्रभावित होंगे। हाँ, और सुनने में आया है कि भारत सरकार प्रभावित निर्यातकों की मदद करने और नए बाजार खोजने जैसे चीन, लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व, इन पर विचार कर रही है। लेकिन साथ ही ये सलाह भी दी जा रही है कि भारत को संयम बरतना चाहिए, बिना दबाव महसूस किए बातचीत करनी चाहिए। ये दिखाता है कि दूसरी साधना कितना नाजुक काम है। तो एक तरफ डॉक्टर राधाकृष्णन का वो ऊंचा आदर्श है, वैश्विक एकता, देशों की सीमाओं से परे जाकर सोचना। दूसरी तरफ ये रोजमर्रा की कश्मकश है, अमेरिकी दबाव, चीन की चुनौती, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा। क्या ये रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखने की कोशिश, जो कि राष्ट्रीय हित पर ही टिकी है, हमें उस वैश्विक इंसान वाले आदर्श के करीब ले जाती है या उससे दूर? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। शायद रणनीतिक स्वायत्तता अपने आप में न तो पूरी तरह आदर्श के साथ है, न ही उसके खिलाफ। ये एक जरिया है, एक टूल है। अगर इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने संकीर्ण फायदे के लिए हो तो ये आदर्श से दूर ले जाएगा। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल एक ज्यादा स्थिर, ज्यादा संतुलित दुनिया बनाने और दूसरों के साथ सहयोग करने के लिए हो तो शायद ये उस दिशा में एक कदम हो सकता है। पर हाँ, ये रास्ता मुश्किल है। चलिए अब उन स्रोतों पर आते हैं जो दिखाते हैं कि जब ये बड़ी व्यवस्थाएं, चाहे वो वैश्विक हों या राष्ट्रीय, ठीक से काम नहीं करती तो आम लोगों पर उसका क्या और कितना भयानक असर पड़ता है। बिल्कुल, जैसे पूर्वी अफगानिस्तान में हाल में आया भूकंप, ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी। इसने उन गहरी सामाजिक दरारों को उजागर कर दिया जो सालों के युद्ध, गरीबी और राजनीतिक अकेलेपन ने पैदा की हैं। दूर दराज के पहाड़ी इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जहां मिट्टी पत्थर के घर आसानी से ढह गए, रास्ते भूस्खलन से बंद हो गए। बचाव के काम में भी भारी दिक्कतें आई होंगी फिर तो। बहुत ज्यादा। सड़कें बंद, फोन लाइनें ठप, हेलीकॉप्टर ही कई गांवों तक पहुंचने का एकमात्र तरीका थे, लेकिन वो भी हर जगह नहीं पहुंच सकते थे। तालिबान प्रशासन ने कोशिश की, पर उनकी क्षमताएं सीमित हैं। असल में शुरुआती बचाव का ज्यादातर काम तो वो स्थानीय लोगों और स्वयंसेवकों ने ही किया। ये आपदा ये भी दिखाती है कि तैयारी कितनी कम थी। अफगानिस्तान उन देशों में है जहां आपदाएं अक्सर आती हैं, लेकिन लड़ाई और अस्थिरता ने संस्थाओं को कमजोर कर दिया है। भूकंप से बचे लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। उन्हें टेंट, साफ पानी, दवाइयों की सख्त जरूरत है। ये दिखाता है कि जब सिस्टम चरमराता है तो इंसानी पीड़ा कितनी बढ़ जाती है। एक और उदाहरण फिलीपींस का है, जहां स्कूलों में क्लासरूम की भारी कमी है। ये एक ऐसी समस्या है जो दशकों से चली आ रही है और अब शिक्षा की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। वहाँ सीखने की गरीबी या लर्निंग पॉवर्टी की दर 91% बताई गई है। ये तो बहुत ही चिंताजनक है। हाँ, और इसके कारण कई हैं। आबादी बढ़ रही है, सरकारी निर्माण प्रक्रिया धीमी और अकुशल है, नौकरशाही की दिक्कतें हैं और शिक्षा के लिए पैसा भी कम दिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 6300 से ज्यादा क्लासरूम बनाने का लक्ष्य था, लेकिन बन पाए सिर्फ 192। सिर्फ 192? हाँ, इससे पता चलता है कि कैसे एक प्रणालीगत विफलता लाखों बच्चों के भविष्य पर असर डाल रही है। अब वहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी और एनजीओज की मदद लेने जैसे समाधानों पर विचार हो रहा है। और फिर गाजा संघर्ष की मानवीय कीमत? हाँ, एक स्रोत इस बात पर रोशनी डालता है कि गाजा में पत्रकारों और सहायता कर्मियों की जान का कितना नुकसान हुआ है। रिपोर्टों के अनुसार वहाँ मारे गए पत्रकारों और सहायता कर्मियों की संख्या वो दूसरे विश्व युद्ध और वियतनाम युद्ध से भी ज्यादा बताई जा रही है। ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। स्रोत इसके लिए दोनों पक्षों को जिम्मेदार ठहराता है, हमास को भी और इजरायली सेना IDF को भी। इजराइल के बड़े पैमाने पर हवाई हमले और हमास का लड़ाई को घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में ले जाना, दोनों ने मिलकर ये भयानक स्थिति पैदा की है। ये हालात फौरन अंतर्राष्ट्रीय दखल की मांग करते हैं। और आखिर में कोरिया का एक अधूरा सपना। कोरिया को जापानी शासन से आजाद हुए 80 साल हो गए, लेकिन वो आज भी बटा हुआ है। दक्षिण कोरिया ने जबरदस्त तरक्की की, जिसे हान नदी का चमत्कार कहते हैं। वो एक लोकतंत्र बना, एक बड़ी आर्थिक ताकत बना, लेकिन अब वो भी नई मुश्किलों का सामना कर रहा है। दुनिया में सबसे कम जन्म दर सिर्फ 0.7,
जिससे आबादी घट रही है। बड़े औद्योगिक घरानों, जिन्हें चेबोल कहते हैं, उन पर बहुत ज्यादा निर्भरता, निर्यात पर भारी निर्भरता। इन समस्याओं के हल के तौर पर कोरिया के एकीकरण का सपना देखा जा रहा है कि दक्षिण की तकनीक और पैसा उत्तर के संसाधन और युवा आबादी के साथ मिल जाएं। तो इन सभी उदाहरणों से क्या बात उभर कर आती है? अफगानिस्तान, फिलीपींस, गाजा, कोरिया, इन सब में एक बात साफ दिखती है कि आदर्शों और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। आदर्श हैं वैश्विक सहयोग के, देश के विकास के, शांति के, एकता के, और हकीकत है जियोपॉलिटिक्स की खींचतान, सिस्टम की नाकामी और इंसानी दुख दर्द, चाहे वो अफगानिस्तान में राहत पहुंचाने की सीमाएं हों, फिलीपींस में शिक्षा का संकट हो, गाजा में युद्ध की भयावहता हो, या कोरिया का अधूरा एकीकरण। यहाँ ये अहम सवाल उठता है, आखिर समाज इस लगातार चलने वाले संकटों और देशों के आपसी स्वार्थों के बीच खुद को मजबूत कैसे बनाए रख सकते हैं, और साथ ही डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे विचारकों ने जो बड़े लक्ष्य रखे थे उनकी तरफ बढ़ कैसे सकते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? मतलब हमने एक तरफ डॉक्टर राधाकृष्णन का एक मिलीजुली दुनिया का सपना देखा जो आज भी हमें प्रेरणा देता है ना, और दूसरी तरफ हमने भारत जैसे देश के सामने खड़ी असली चुनौतियों को समझा, जहां उसे अपनी आज़ादी बनाए रखने के लिए बहुत सावधानी से कदम उठाने पड़ रहे हैं। ये एक तरह से लंबे समय के आदर्शों और रोजमर्रा के दबावों के बीच की लगातार चलने वाली खींचतान है, जिसे आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है और जिसे नई दिल्ली जैसी राजधानियों को हर रोज साधना पड़ता है। बिल्कुल। और आखिर में एक विचार जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मन में आता है, हालांकि सीधे तौर पर कहा नहीं गया है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि हमें राष्ट्रीय इंसान को वैश्विक इंसान में बदलना है। आज हम देखते हैं कि देशों के अपने हित, उनकी रणनीतिक चालें अक्सर वैश्विक चुनौतियों से टकराती हैं, जैसे ट्रेड वॉर, लड़ाइयाँ या आपदाओं का असर। ऐसे में ये सोचना जरूरी हो जाता है कि सरकारों के कामों से हटकर क्या हम और आप, मतलब आम लोग या समुदाय, अपने स्तर पर उस वैश्विक इंसान वाले नजरिए को बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं, खासकर तब जब हर तरफ जियोपॉलिटिकल तनाव और राष्ट्रीय हितों की बात हावी लगती है। शायद इस पर सोचना आने वाले वक्त के लिए काफी काम का हो सकता है।